हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10वां के मैथ के मॉडल सेट पहला का सभी प्रश्नों का उत्तर। और हम बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे 156 लिखेंगे और इस 156 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 2 से लगाएं, 156 में 78 आया। 2 से लगाएं, फिर 39 आया। आप 3 से लगा दिए तो 13 आता है। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अति ये बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां यानी कि इस समीकरण को कौन सा बात है सो फॉलो करता है। तो इस समीकरण को फॉलो करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि बी सही है, यानी कि जीरो जो होता है आर जो है ये जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, जबकि आर जो है सो बी से छोटा होता है। तो यही आपका सही रहता है। अगला प्रश्न है 7√5 किस प्रकार की संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। तो ये कैसा होता है? अद्वितीय। आपका अगला प्रश्न है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार के ग्राफ वाला आपका प्रश्न में जरूर आता है और बहुत ही आसान होता है। आपको बस देखना होता है कि जो यहाँ पे वक्र रेखा दी गई है, ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काटता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो x अक्ष को 3 बार काट रहा है, और जब यहाँ पे 3 बार काट रहा है तो इसका मतलब px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। 3 आपका डी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न छठा है। छठा आपका इसी वीडियो में आगे बता दिया गया है। 7वां प्रश्न भी आपको आगे ही बताया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y इस प्रकार दिया है। बोला है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2 हो तो निम्न में सही कथन चुने। इसमें से सही कथन चुनना है। देखिए, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं होंगे तो इस प्रकार से समीकरण को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होता है। अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न को आगे बता दिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? यहाँ पे समीकरण जो है सो असंगत है। तो असंगत जब होता है कब? जब रेखाएं यहाँ पे समांतर होती है, तब इसका ये नंबर सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न 11वां है तो आपका आगे बता दिया गया है 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हम देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक और असमान है। तो देखिए, हम जानते हैं कि d 0 से बड़ा है तो 0 के बराबर होना चाहिए, तो मूल वास्तविक होता है। अगर हम इस दोनों ऑप्शन को देखें तो दोनों ऑप्शन में d है तो 0 से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों आपका मूल तो अस्तित्व बिल्कुल नहीं होगा। अब हम विचार करते हैं ये दोनों पर, ये और सी पर। इसमें देखो d बराबर जब 0 आ जाता है, ध्यान देने वाला बात है, तो ये मूल अस्तित्व होता है, वास्तविक मूल होता है, लेकिन इसका जो मूल होता है सो समान हो जाता है। जबकि हमारा प्रश्न क्या कहा है? असमान का। तो असमान कब होता है? जब d बड़ा होता है 0 से, तो यानी कि इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर यानी कि d होगा। तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें से कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि विविक्तकर d छोटा है 0 से तो इनमें से मूल क्या होगा? तो इसका जो मूल होता है तो काल्पनिक हो जाता है, तो मूल वास्तविक बिल्कुल इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
डी है तो 0 से छोटा है तो काल्पनिक होता है, डी 0 के बराबर या तो बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आगे बताया गया है, 15 नंबर आप आगे बताया गया है। 16वां पर विचार करते हैं। 16वां प्रश्न आपका कह दिया है, एक एपी दिया है, इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो एपी के जो पहला पद होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। तो इसमें से पहला पद कौन है, 3/2, तो इसका पहला पद आ गया 3/2। दूसरा पद कहा इसी में डी ज्ञात करने के लिए, तो डी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 इसमें से है 1/2 और a1 कितना है 3/2। तो ये 1/2 में 3/2 को अगर हम घटाएंगे तो मिल जाता है -1, यानी कि इसका जो आंसर होगा तो 3/2 -1। अब ऑप्शन में देखना है 3/2 -1 कहाँ है, तो आपका बी नंबर में मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आगे बताया गया है, 18 आगे बताया गया, 19 भी आगे मिल जाएगा आपको। आगे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको लिख करके बताना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको आगे ही बताएंगे आप लोग को। सब प्रश्न सब आगे बताया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम 20वां प्रश्न का। 20वां प्रश्न आपका कह दिया है, त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें से कोण देखना है कि कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसी आधार पर एक तो ABC त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम ABC त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। चलिए मान लेते हैं समकोण है, ठीक है। तो समकोण में AC जो है आपका कर्ण है, इस क्वेश्चन के अनुसार से तो हम यहाँ पे देंगे, ये लिखेंगे, ये होगा B और ये होगा C। तो ये हो गया AC और ये आपका कर्ण है, ये भुजा। तो AB यहाँ पे जो लंब के जगह पे है और BC आपके आधार के जगह पे है, ठीक है। तो देखिए बोला है कि कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, तो हम सबको पता है कि कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे कौन सा कोण आ रहा है 90 डिग्री, B। तो B आपका 90 डिग्री आ जाना, B ऑप्शन और B कोण आपका 90 डिग्री ही होता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपको आगे बताया गया है। हाँ 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 और M2 के अनुपात क्या होगा। तो देखिए विभाजन बिंदु को कह दिया है M1 अनुपात M2, ठीक है, के अनुपात क्या होगा। तो अगर जैसे मान लेते हैं कोई रेखा है, इसका एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ है और ये इसका विभाजन बिंदु कह दिया गया है, बीच वाला को विभाजन बिंदु है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब ये मध्य बिंदु होगा तो इधर का भाग और इधर का भाग दोनों बराबर होता है, और जब दोनों बराबर होता है तो ये दोनों का अनुपात 1:1 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न आपको आगे बता दिया गया है, यहाँ पे देख लेते 24वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ sin 18/cos 72 डिग्री है। इस प्रकार से बट्टे वाला अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसका हम आंख बंद करेंगे, ऑप्शन 1 मार देंगे, ठीक है, और आंसर इसका 1 हो जाता है, ये हो जाता है। 25वां क्वेश्चन आगे बताया गया है, 26वां भी आपको आगे बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम, ये सारा प्रश्न आपको आगे बताया गया। हम बात करते हैं सीधे 28वां नंबर पर। 28वां नंबर है कि एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक कोई वृत्त है, इसमें कई ठो समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, जैसे मात्र 2 को समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको आगे बताया गया है, ये भी आगे बताया गया है। हाँ 32वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, θ/360 × πr²। इसमें से हम लोग को छाट लेना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहला बात ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये 2πr πr² होता है, जब किसी को स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों हम देखते हैं। तो अगर हम डी पर विचार करते हैं, जो लिखा गया है P/720 × 2πr²। अगर इस 2 को इसको हम काट देते तो यहाँ पे आया था 360 आ जाता है आपका, मतलब P/360 × πr², ये आपका आंसर हो जाएगा और डी ही आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न आगे बता दिया गया, ये भी आगे, इधर तो लगभग सारा प्रश्न आपका आगे ही बता दिया गया है। चलिए 38वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का त्वरण है। तो इस त्वरण को देखा जाए तो त्वरण को देखने का उपाय है कि अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो अधिक प्रकार का त्वरण हो जाता है, और अगर नीचे से ऊपर जाता है
तो निम्न प्रकार का त्वरण आ जाता है। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है सो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब ये अधिक प्रकार का त्वरण है और बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आपका आगे अच्छा 39 यहीं पे आप देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें से देखना कि कौन सी संख्या जो है तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जानते हैं घटना की प्रायिकता के लिए एक बात हम जानते हैं कि संख्या माइनस में नहीं आता है। किसी भी घटना का अधिकतम कितना होता है, 1 या 1 के बराबर और 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। इसमें 1 से छोटा भी होता है। तो ये संख्या सबसे न्यूनतम का 0 होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 0 से छोटा नहीं चलेगा, लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो है सबका 0 से छोटा दे दिया गया है, अतः यही आपका किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती और आपका आंसर बी नंबर होगा -1.5। अगला प्रश्न आपका है 40वां प्रश्न क्या कह रहा है। 40वां प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होती है। तो टोटल जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, 0.62, तो इसके हारने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें करेंगे 1 में 0.62 को हम माइनस कर देंगे, जितना जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम घटा देते हैं, 1 में 0.62 को घटा देने से 0.38 आ जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम जो क्वेश्चन बच गया उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, बहुपद x² - 15 के शून्यक हैं, ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका शून्यक हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, x² - 15 बराबर 0। x² का वही रहते हैं माइनस का माइनस, लेकिन 15 को हम बदल देते हैं, क्या करते हैं रूट भी दे देते हैं और इसी पर स्क्वायर भी लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ भी अभी 15 है। ऐसा कर देने से ये एक फॉर्मूला भी आ जाता है, वो होता है x² - b² होता है a + b a - b, उसी फॉर्मूला पर हम तोड़ दिए। फिर इसके बाद ये दोनों के बराबर 0 आता है। फिर इसके बाद क्या है कि इतना बराबर 0 मान लेते हैं, इतना बराबर 0 मान लेते हैं, फिर यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और दो ठो हमको शून्यक मिल जाता है, x बराबर -15 और x बराबर 15। अब देखना ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमको मिल जाता है सी, यानी कि सी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो इसका गुणनफल पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 2। हम यहाँ से ABC इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है ये कि c/a और योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, लेकिन हमको पूछा है क्या गुणनफल, तो गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल के लिए क्या करते हैं कि c/a, c का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू कितना है 1, यानी c/a यानी 2/1, इसका कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 2। ऑप्शन देखेंगे कहाँ आता है, सी नंबर ऑप्शन आपका आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 9वां प्रश्न, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 का हल होगा, यानी इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, एक को इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करना है कि इसको घटाना पड़ता है, ये दोनों समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने पर। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। ये दोनों आपका कट जाता है, y और y जुड़ जाएगा, 2y बराबर का बराबर, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बच जाएगा, 2 और 10 को काट देंगे 5 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, y बराबर 5, फिर y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रही है तो इसके लिए x + y हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x का x प्लस का प्लस, y के जगह पे y का वैल्यू जो 5 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, 5 को उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, x बराबर 14 में से 5 जाता है 9 बचता है, और y का वैल्यू कितना है 5, यानी 9 5। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में आ जाता है। अगला प्रश्न आपका दे दिया है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें से द्विघात समीकरण देखना है 1 2 3 इस प्रकार से। तो इसमें से हम एक काम करते हैं, इसको सी को कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसे आप सब में देख सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है a + b का होल स्क्वायर बराबर
यहाँ पे a प्लस बी का उसका फिर तोड़ देते हैं, बराबर का बराबर, और ये 2 है तो दोनों के साथ गुना है, तो 2 को x से 2x आ जाता है, फिर 2 को -3 से गुना तो -6 आ जाता है। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद x स्क्वायर प्लस 7 आता है, जो एक समीकरण द्विघात समीकरण है, इसलिए 11वां का सी आपका आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है निम्न में कौन एपी है, यानी कि इसमें एपी हमको पूछा गया है। तो एपी के लिए बहुत सारा जो दिया है, तो एपी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है a2 - a1 बराबर a3 - a2। अगर इसमें से हम देखते हैं तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो आपका आता है बी नंबर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि a2 - a1 इस सबको फिर करते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं तो -2 दोनों तरफ आता है, और जब दोनों तरफ बराबर आता है तो यही हो जाता है आपका एपी। अगला प्रश्न है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज पूछा है 10 से 250 के बीच में। तो एक काम करते हैं, इसी से हम एक एपी ज्ञात कर लेते हैं। एपी क्या ज्ञात होगा, 10 से ज़्यादा जो 4 का गुणज होता है तो 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, इसी प्रकार चलते जाएगा। हम 250 के लास्ट में ज्ञात करके देख लेते हैं कि 250 के लास्ट में कौन आता है, जो 4 के गुणज है, तो 248 मिल जाता है। तो इससे हमको एक बात मिल जाता है कि प्रथम पद 12 हो जाता है। डी ज्ञात कर लेते हैं, 16 में से 12 जाएगा, 16 में से 12 जाएगा 4, यानी ये मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। ये जो है सो अंतिम पद है, 248 मिल जाता है, सो अंतिम पद होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं और यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पूछा है कितने गुणज है, यानी कि पदों की संख्या पूछने का प्रयास कर रहा है। तो अब हम क्या कर देते हैं कि ये n का फॉर्मूला लगाते हैं, 248 यहाँ पे रख करके कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि n बराबर आपका 60 आ जाता है। अतः अब इसमें से देखेंगे कौन सा नंबर 60 है, तो बी नंबर आपका आ जाता है, और बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आकृति में यदि डी समांतर बीसी तथा एडी इतना है, बीडी भी दे दिया 1.5 और सीई दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए आकृति आपका यही है ए बी सी, ये भुजा और ये भुजा आपको दे दिया समांतर, और जानते हैं जब भुजाएं समांतर ये दोनों हो जाती है तो ये जो भुजाएं जो बच जाती है, दोनों भुजाएं ये दोनों आपस में समानुपाती होती हैं। तो वही एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ई सी कर देते हैं, और दोनों के जब वैल्यू भरेंगे तो एडी का वैल्यू है 3 और बीडी का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 कर देते हैं, बराबर का बराबर कर देते हैं। फिर ए का मान ज्ञात करना, तो ए का ए रहेगा, लेकिन इसी दे दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1.5 3 से कट जाता है 2 बार में, और ये नहीं करता है। फिर यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही को 1 से तो यही, और 1 को इस 2 से गुना कर देंगे तो 2, यानी 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, तो ऑप्शन नंबर आता है सी। चलिए ए बी सी तथा बी डी दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए लिखा है। हम इसी सूचना से एक हम आकृति बनाए हैं। आकृति आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी है, इसमें बी डी ई एक छोटा सा त्रिभुज है और एक ए बी सी एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज को हम समरूप लिख दिए। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे। प्रमेय क्या था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रमेय के अनुसार से यहाँ पे बना देंगे। तो होता है क्या कि ये दोनों भुजाओं के अनुपात, तो एक का भुजा लेते हैं BC और दूसरा भुजा लेते हैं BD। तो देखो BC बटे BD का होल स्क्वायर करें तो BC का BC रहने दिए, लेकिन BD जो BD है ना, तो क्वेश्चन कहा है कि D इसका BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु होगा, यानी कि जो BD है सो BC के आधा है, जिसको BC के फॉर्म में बदल, तो आधा BC लिखें तो ये BC कट जाता है, लेकिन 1/2 यहाँ पे बच रहा है, और ये 2 है तो चला जाएगा ऊपर, ये नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो नीचे से चला गया ऊपर, यानी कि आ गया 2/1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी 4/1, यानी 4:1 आता है। 4:1 आपका कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो इसका मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो हम लोग को पता है कि जब इस प्रकार से कार्तीय तल होता है तो इसका मूल बिंदु का वैल्यू होता है 0,0, तो 0,0 मूल बिंदु मान लिए, और P का निर्देशांक बिंदु यहाँ पे दिया है x, y, तो x, y यहाँ पे ले लेते हैं। और फिर यहाँ दोनों के बीच की दूरी पूछा गया, तो दूरी सूत्र हम लगा दिए। दूरी सूत्र लगाने के बाद देखिए कैलकुलेशन करें तो x² प्लस y² आया, और x² प्लस y² अंडर रूट है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी में आता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 1 - 10² 45 डिग्री बाय 1 + 10² 45 डिग्री बराबर होगा, यानी इसमें से किसके बराबर होगा, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 का 1 रहने दिए, माइनस का माइनस कर दिए, 10² 45, 10 45 डिग्री वैल्यू होता है 1, और स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, 10² 45 डिग्री यहाँ पे है, तो 10² 45, तो 10² 45 डिग्री वैल्यू होता है 1,
ये कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। देखो एक में से एक जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, और एक में से एक जाएगा 0 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 यानी 0/2, इसको कैलकुलेशन करने की 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि tan ये बराबर 4/3 हो तो sin ये का मान क्या होगा। तो tan ये दे दिया है, tan ये दिया है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी लंब और आधार दिया है। देखिए लंब दे दिया है 4, आधार दे दिया है 3, लंब बटे आधार 4 3 दे दिया है। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 को बाहर कर देते हैं रूट से, तो इसका आ जाता है 5, यानी कि कर्ण आपका आ गया 5। हमको ज्ञात करने के लिए दिया था साइन ये बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब दे दिया है 5 और कर्ण दे दिया है, सॉरी कर्ण दे दिया है 5 और लंब दे दिया है 4, यानी 4/5 इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे 4/5 कहाँ है, तो 4/5 आपका बी ऑप्शन में मिल जाता है। अब आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन जो है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मीनार की, तो जो बिंदु कहा है वो बिंदु यही है, बिंदु और ये मीनार ये है आपका, मीनार ये बिंदु ये दोनों की, इसके पाद बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। और यहाँ से अगर देखा जाए, इसी बिंदु से देखा जाए, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 160 डिग्री का बन रहा है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लिए हैं। ठीक है, ए बी मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है, जो h मीटर ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब ए बी बटे बी सी, यानी ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, यानी लंब बटे आधार बराबर, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लेकिन थीटा वैल्यू कितना है 60, इसलिए 60 यहाँ पे ले लिए, यानी लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, थीटा वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, ए बी के h, क्योंकि ए बी के h माने हैं, और बी सी जो है सो कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर मान लिए बराबर, tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3 ले लिए। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, h को 1 से तो 1 और 30 को √3 से गुना कर देंगे, तो 30√3 मीटर इसका आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं 27वां प्रश्न का। 27वां प्रश्न क्या आता है, बोला है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए एक PQR त्रिभुज जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। देखो PR जो यहाँ पे बन रहा है सो 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR का मान होगा, कोण QPR, यानी ये वाला कोण का मान हमसे पूछा गया इस समय से। तो एक काम करते हैं कि हम QR निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको हम आधार कहेंगे, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 3 है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करते हैं 27, 27 को बाहर करते हैं 3√3 आता है। देखिए यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ सोचेंगे कि कितना हो सकता है। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो एक और कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा, 2 ही कोण मिला करके, तीसरा कोण जब हम लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है कि देखो 90 बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि ये दोनों भुजा बराबर नहीं है। अगर ये दोनों भुजा बराबर होता है तो ये 45 और ये 45 हो जाता है, लेकिन दोनों भुजा बराबर नहीं है। इसका वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू कितना है 3√3 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं तो 45 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बराबर होता तो ये भी 45 भी 45, 45 45 90 और 90 180 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब बात रह जाता है 30 पर और 60 पर। देखो ये बड़ा भुजा है और ये छोटा भुजा है, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए 3√3 है और इसका 3 है, तो मतलब ये भुजा बड़ा है, तो बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है, छोटा कोण के सम्मुख भुजा छोटा होता है। अगर इस प्रकार से देखें तो बड़ा के सामने वाला ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60 सी नंबर, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, तो 60 और 30 90 और 90, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग को भी फॉलो कर लेता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका ये जो कोण होगा सो 60 डिग्री का हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या पूछ दिया गया। देखो एक बिंदु से Q के वृत्त में स्पर्श रेखा की, तो ये बिंदु जो Q का है बिंदु Q वही है और स्पर्श रेखा यही कह दिया है, ठीक है 24 सेंटीमीटर, और Q वही बिंदु Q से केंद्र के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को देखना है
कि त्रिज्या बोला है, तो ये वो पी त्रिज्या हो जाएगा। हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो पी बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसी प्रकार देखें तो इसका कर्ण का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और फिर पी क्यू का स्क्वायर 24 है, तो यहाँ पे 24, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को माइनस कर देंगे 7 आएगा, इसको रूट से बाहर कर देंगे तो सॉरी इसका 49 आएगा, और इसको रूट से बाहर कर देंगे तो 7। अब देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 7 कहाँ है, तो ऑप्शन 7 आपको मिल जाता है ए नंबर में, और यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यही जानते होंगे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, बस फॉर्मूला बैठा देते हैं। थीटा की जगह पे 7 लेना है, बटे 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर कितना है 6, तो 6 गुने 6 लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब काट देते हैं, 0 से 0 काटें, 6 को 36 से, तो 6 बार में 6 36, और ये 6 को 1 6 से काट लिया, आपका बच क्या जाता है 22 गुने 6, 22 छक 132 और बटे 7 का 7, यानी कि 132/7 आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। जैसे 2 वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं दोनों वृत्त यही है, और दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो तीसरा वृत्त बनता है, और ये तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इस वृत्त का त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं बड़ा आर, ठीक है। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं पाई स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह पे पाई है तो पाई पाई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से एक फायदा हो जाता है कि पाई और पाई अपना कट जाता है, आर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर का बराबर R1 कितना 8, 8 का स्क्वायर, R2 कितना है 6, तो यहाँ पे 6, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर, आर का आर रहने देते हैं, 64 और 36 को जोड़ देंगे 100 आ जाएगा, और इसको रूट से बाहर कर देंगे 10, यानी आर बराबर 10, यानी बड़ा वृत्त जो ये था इसका त्रिज्या कितना निकल जाता है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखें 10 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा डी नंबर में, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। यानी कि यहाँ पे देख लिया जाए, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया है, ठीक है, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसका मतलब ये तो घनाभ होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बांस की लंबाई पूछ दिया, तो सबसे बड़ा बांस की लंबाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, घनाभ जो होता है उसका विकर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं, और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला यही हो जाता है, होता क्या है कि √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल बी एच जो यहाँ पे दिया है सबका वैल्यू भर देंगे। जैसे लंबाई दिया है 12, चौड़ाई दिया है 9, ऊंचाई दिया है 8, ठीक है, तो इस सब का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने वाला आता है 289, 289 को रूट से बाहर करते हैं, आता है 17, यानी कि उस बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी 17 मीटर हो जाएगा, और 17 मीटर ऑप्शन बी में मिल जाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछा है कि इसका आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, फॉर्मूला बैठा दिए हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, यानी 7 गुने 7, एच कितना है 5, यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए 7 7 कट जाता है, ठीक है, बाकी बच जाता है उसको गुना कर देते हैं, आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। 22 का 22 कर दिया, 7 को 5 से गुना करेंगे 35, जब 35 को 22 से गुना करेंगे 770 आ जाता है। 770 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर होगा, और कहाँ मिल जाता है आपका आंसर ऐसा, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के धातु वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़ा गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 गो ठोस गोला है, यहाँ देख रहे हैं, तीनों के त्रिज्या यहाँ पे दिया गया, तीनों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि बड़ा गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो सबका त्रिज्या दिया है, बड़ा गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा गोला का आयतन बराबर होगा किसके, इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो वही काम किए, बड़ा गोले का आयतन यहाँ रखें, तीनों गोलों का आयतन यहाँ कर दिए हैं,
ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा गोलक यहीं पे रख देते हैं और इसमें से जो कुछ कॉमन आता है उसको कॉमन को बाहर कर देते हैं। जैसे 4/3 पाई कॉमन आते हैं तीनों में, तो 4/3 पाई कॉमन कर देते हैं, बच जो जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई और 4/3 पाई बराबर के इधर उधर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, RQ बचेगा, तो RQ का RQ हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद R1 का 6 का क्यूब हो जाएगा, R2 कितना 8, तो इसका क्यूब हो जाएगा, और R3 कितना है 10, इसका क्यूब हो जाएगा। सबका क्यूब कर देते हैं। सबका क्यूब करने के बाद अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 1728। देखिए RQ का R रहने देते हैं, अगर इधर हम क्यूब हटाते हैं इधर रूट में आ जाता है, वैल्यू होता है इसका पावर होगा 3, और इसका हम घनमूल ज्ञात कर देते हैं 1728 का घनमूल, क्योंकि क्यूब हटाना है। ठीक है, तो घनमूल करेंगे तो कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट प्रश्न बच जाता है आपका कि यदि माध्य बराबर 60 सेंटीमीटर और माध्यिका बराबर 50 सेंटीमीटर है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपका दे दिया गया है। ये देखिए फॉर्मूला था, माध्य, माध्यक और बहुलक में तीनों में एक फॉर्मूला दिया जाता है, तीनों के बीच में संबंध दिया जाता है। इसको आप याद करके रख लेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो मेरे पास दो वैल्यू, एक तो वैल्यू ज्ञात करना था, आराम से बन जाएगा। जैसे 3 का 3 कर दिया, माध्यक, माध्यक कितना दे दिया है 50 है, 50 बराबर का बराबर, बहुलक हमको ज्ञात करना है, प्लस का प्लस, 2 का 2, माध्य कितना दे दिया है, तो माध्य दे दिया है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब क्या करना है कि 50 को 3 से गुना कर दें 150, और बहुलक का बहुलक 60 को 2 से गुना कर देते तो 120। अब 120 को हम उधर कर देंगे, आ जाएगा माइनस में, 150 में 120 चला जाएगा, कितना बचेगा 30, यानी बहुलक बराबर आ जाता है 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।